हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 10 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 दिसंबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। अच्छा, 10 दिसंबर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुरुआत करेंगे अपने रिवीजन सेक्शन से। कल हम लोगों ने रिवाइज किया था कल हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है। आज इसका वन लाइनर फॉर्मेट में रिवीजन कर रहे हैं, जो भी चीजें कल हम लोगों ने डिटेल से पढ़ी थी। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय का एक नया आंकड़ा आया है, जिसमें देश में लिंगानुपात 918 से बढ़ा करके 930 बताया गया है। इसके अलावा एयर हेल्प की वैश्विक एयरलाइन रैंकिंग आई है, जिसमें भारत की इंडिगो एयरलाइंस को 103वें स्थान पर रखा गया है आउट ऑफ 109 109 एयरलाइंस में से। नागालैंड में हार्नबिल फेस्टिवल मनाया गया हर बार की तरह 1 से 10 दिसंबर के बीच में। इस बार 25वां साल था ये इसका। एशियाई क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बन गए हैं सम्मी सिल्वा, श्रीलंका के हैं। और एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा शुरू की गई डल झील, जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा अभी चिली की पूर्व राष्ट्रपति को 2024 का इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार दिया गया। प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल लॉन्च किया है। अनुराग मेहरोत्रा टाटा मोटर्स से रिजाइन दे चुके हैं, उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित कर दिया है। अब से वर्ल्ड मेडिटेशन डे 21 दिसंबर को मनाया जाएगा। 21 जून योगा दिवस, 21 दिसंबर मेडिटेशन डे, ठीक है ना, ध्यान दिवस। और ये भी भारत की ही पहल पर शुरू किया गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने रिवीजन किया है। अब आज की करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस खाने से प्रतिबंध लगा दिया? तो होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों असम सरकार ने। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने यहाँ अनाउंस किया है कि जितने भी पब्लिक रेस्टोरेंट हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, होटल्स हैं, वहां पर गौमांस खाना प्रतिबंधित होगा, या आप कहें बैन होगा। 2021 में असम मवेशी संरक्षण अधिनियम एक लाया गया था और उसके तहत किया गया था कि हिंदू मंदिर जहाँ जहाँ है उसके आसपास 5 किलोमीटर के रेंज में कोई भी गौमांस की दुकानें नहीं होंगी या बीफ की बिक्री नहीं होगी। अब उसी को थोड़ा सा और अपग्रेड किया गया है, इसी वाले नियम को या इसी अधिनियम को, और अब कर दिया गया है कि अगर सार्वजनिक स्थल पर कोई होटल है या कोई ऐसा रेस्टोरेंट है तो वहां पर भी बीफ की बिक्री नहीं होगी, ना ही खाए जाएंगे, है ना। तो ये असम मवेशी संरक्षण कानून 2021 के तहत लागू किया गया है। क्लियर है। असम की बात आई है। असम देखोगे आप मैप में, यहाँ पर आपको दिख जाएगा पूर्वोत्तर राज्य है असम। ये जितने भी पूर्वोत्तर राज्य है ना, सबसे अपना बॉर्डर शेयर करता है, इसलिए आपको याद ही नहीं करना है किससे बॉर्डर शेयर करता है किससे नहीं। दिसपुर यहाँ की राजधानी है। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी पार्टी से सीएम है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के गवर्नर है। 35 जिले हैं, 126 विधानसभा में सीटें, 14 लोकसभा में और 7 राज्यसभा में यहाँ से सीटें जाती हैं। यहाँ पर 7 नेशनल पार्क है, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रूगढ़ सैखोवा, दिहिंग, पटकाई। इसके अलावा झीलों में भी बहुत सारी प्रमुख झीलें हैं, जैसे डिगबोई झील जो है यहीं पर है, पहला तेल का कुआं खोजा गया था। दिहिंग लेक है, शिवसागर है, तमरांग झील है। बिहू नृत्य, भोरताल, खम्बालिम। इसके अलावा सात्रिया, सात्रिया भी कई बार पूछा जाता है, इसको भी याद रखना, ये सब असम से संबंधित है। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, लंबे समय तक शक्तिकांत दास जी का कार्यकाल रहा। शक्तिकांत दास जी का कार्यकाल अब आज पूरा हो गया है। कल से नए गवर्नर मिल जाएंगे भारतीय रिजर्व बैंक को, और ये होंगे 26वें नंबर को। कि हर बार जब भी शक्तिकांत दास जी का नाम आता है तो मैं आपको 25वां गवर्नर जरूर बताता था। क्रम आपको याद रखना है। अब 26वें गवर्नर होंगे दोस्तों संजय मल्होत्रा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने टिक लगाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए, तो संजय मल्होत्रा ये होंगे 26वें नंबर के नए गवर्नर, ठीक है। अब 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इससे पहले आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं उर्जित आर पटेल, ये 24वें नंबर के थे, और रघुराम राजन ये 23वें नंबर के गवर्नर थे आरबीआई के, है ना। संजय मल्होत्रा के बारे में अगर बात करें, काफी वेल एजुकेटेड ये पर्सन है। 3 साल के कार्यकाल के लिए ये होंगे आरबीआई के गवर्नर। ये अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स किए हैं। डिग्री इन्होंने आईआईटी कानपुर से हासिल की है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। इसके अलावा राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी भी रहे हैं। तो मतलब आप देखो, एजुकेटेड है भी, साथ ही साथ पूर्व आईएएस भी रह चुके हैं।
33 साल का इनके पास व्यापक अनुभव भी है एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर में भी। अगला, भारतीय नौसेना ने अपनी नवीनतम बहुभूमिका वाले स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुसील को किस देश में कमीशन किया? तो भारतीय नौसेना ने आईएनएस तुसील को कमीशन किया है साथियों रूस में। अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने रूस में जाकर के एक मल्टी रोल नेवी वारशिप सेट, ये आईएनएस तुसील, इसको रिवील किया है या कहे इसको कमीशन किया हुआ है। ये क्रिवाक 3 श्रेणी की फ्रिगेट है आईएनएस तुसील। आईएनएस लग जाए तो मतलब इंडियन नेवी का शिप है, ये इंडियन नेवल शिप। ओके, वैसे तुसील का अर्थ होता है रक्षा कवच। ठीक है, रूस की राजधानी आप जानते हो मॉस्को है, मुद्रा रूबल होती है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। अगला, दिसंबर 2024 में भारत ने विदेश मंत्री पर सहयोग के लिए एक संयुक्त आयोग के स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत के विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री स्तर पर अभी हाल ही में कुवैत से एक संयुक्त आयोग स्थापित करने की मांग की है। मांग क्या है? एक प्रकार से समझौता किया है, दोनों ने मिलकर के दोनों राजी हुए हैं और एक संयुक्त कमीशन बैठाया जाएगा, बनाया जाएगा, जिससे अपना विदेश मंत्री और उनका विदेश मंत्री एक साथ मिलकर के बातचीत कर पाएंगे कई मुद्दों पर। जब भी कोई एक प्रकार के सहयोग समझौते वाले कोई मुद्दे होंगे तो डायरेक्ट इस आयोग के जरिए बातचीत या कहें कि समझौते हो सकेंगे। आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे सेक्टर में जैसे व्यापार हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, एजुकेशन हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, सिक्योरिटी हुआ, इसके अलावा कल्चर हुआ, इन सब सेक्टर में यहाँ पर समझौते हो पाएंगे। और एक प्रकार से कहे ना कि एक ये कमीशन जो है ये एक मीडिएटर का काम करेगा, अच्छे तरीके से कनेक्शन बनाने का भारत और कुवैत के बीच में। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब और कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याह्या, इन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कुवैत कहाँ पर है? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैप में। कुवैत सिटी इसकी राजधानी होती है और कुवैती दिनार मुद्रा होती है। प्रधानमंत्री का नाम लंबा होता है, नाम देख लो यहाँ पर, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। ओके, चलिए कुवैत देखते हैं मैप में। तो वर्ल्ड मैप में अगर आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप यहीं बगल में ही, पड़ोस में ही, एशिया में ही आप आओगे। इधर यूएई वगैरह तो पता होगा ना, ओमान, यूएई, बहरीन, यहीं पर आपको दिख जाएगा एक छोटी सी कंट्री कुवैत। ठीक है, इधर ईरान है, इधर इराक है, इधर सऊदी अरेबिया है और कुवैत यहाँ पर बीच में पड़ता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि बताइए निम्न में से कौन सा देश है जो कुवैत से बॉर्डर नहीं शेयर करता है? ऑप्शन में आपको ईरान, इराक, सऊदी अरब दे देगा और चौथा ऑप्शन दे देगा बहरीन। तो बहरीन नहीं बॉर्डर शेयर करता है ना? ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैप की लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, मॉर्गन स्टैनली ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को घटा करके कितने प्रतिशत कर दिया है? तो मॉर्गन स्टैनली एक रेटिंग एजेंसी है दोस्तों, एक संस्था है, वित्तीय संस्था है और ये दुनिया भर के देशों की जीडीपी ग्रोथ रेट पर नजर रखती है और उनकी रैंकिंग वगैरह जारी करती रहती है या कहें कि उनको मॉनिटर करती रहती है। इसी सिलसिले में इसने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को अब घटा दिया है। पहले इसने बताया था 6.7% रहेगी, अब इसने घटा करके कर दिया है 6.3% का। तो भारत की अब जीडीपी ग्रोथ रेट इनके अनुसार होने वाली है 2025 के फाइनेंशियल ईयर में 6.3%। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। जितना भी घर में हम लोग उत्पादन कर लेते हैं उसे ही कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, कुल मिलाकर के, है ना, आसान भाषा में कहे तो। और अगर परिभाषा वाली भाषा में कहें तो किसी एक फाइनेंशियल ईयर में किसी एक देश के भीतर भीतर जितनी भी वस्तुओं का और जितनी भी सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब उन्हीं की कितनी वृद्धि हो रही है, किस दर से वृद्धि हो रही है, उसे कहेंगे जीडीपी वृद्धि दर। ठीक है ना, जिस दर से वो वृद्धि हो रही है और इसी दर का लोग आकलन करते हैं। तो पिछला अनुमान 6.7% था, अब अनुमान है 6.3%। अगला, 19 दिसंबर 2024 को किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा प्रशासन गांव की ओर अभियान शुरू किया जाएगा? तो 19 दिसंबर से दोस्तों केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी प्रशासन गांव की ओर अभियान शुरू कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है कि गांवों तक प्रशासन की पहुंच को बरकरार रखना, पहुंचाना, अच्छे तरीके से कनेक्ट करना, जिससे गांवों का भी विकास हो सके और सेवाओं के वितरण में सुधार हो सके, है ना, सेवाएं वहां पर, सर्विसेज वहां पर पहुंच सके। तो ये 19 से 24 दिसंबर तक चलाया जाएगा। 19 से 24 दिसंबर ही क्यों चुना गया? क्योंकि ये सुशासन सप्ताह के रूप में मनाते हैं। साथियों अगर आपको याद हो तो 25 दिसंबर को होती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती। तो अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी जयंती पर मनाया जाता है सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे।
तो गुड गवर्नेंस डे कब होगा अच्छा, जब गाँव तक पहुँच अच्छी तरीके से हो जाएगी। और इसी उद्देश्य से जो सुशासन सप्ताह जो मनाया जाता है 19 से 24 दिसंबर, सुशासन दिवस के एक दिन पहले तक, उसी अवसर पर यहाँ पर प्रशासन गांव की ओर अभियान शुरू किया जा रहा है। ये गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर मत भूलना, ठीक है ना। 25 दिसंबर सिर्फ क्रिसमस डे के लिए मत याद रखना। अगला, दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो महाराष्ट्र विधानसभा का नया अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को एक बार फिर से चुन लिया गया है। ये दोबारा से बने हुए हैं, सेकंड टाइम है इनका, राहुल नार्वेकर। ये जब पहली बार बने थे ना, तो सबसे युवा बने थे विधानसभा अध्यक्ष। फिलहाल इस बार फिर से इलेक्ट किए गए हैं। बीजेपी के पार्टी के विधायक हैं और बीजेपी पार्टी का वहां पर काफी अच्छी सीटें आई हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी हुआ, कई बार मैंने इसको कवर किया, आपको बताया। देवेंद्र फडणवीस वहां के सीएम बन चुके हैं और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम और अजीत पवार डिप्टी सीएम दूसरे वाले। तो ये तीन अब मिलकर के सरकार चलाएंगे, मतलब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। इसके अलावा इनके मंत्रिपरिषद होगी। लेकिन जो महाराष्ट्र विधानसभा है उसकी अब इस बार 15वां सत्र शुरू हो चुका है, 15वीं विधानसभा का सत्र। तो 15वीं विधानसभा का अब अध्यक्ष होंगे राहुल नार्वेकर। ये संस्करण याद रखना, इस बार 15वीं विधानसभा है, ठीक है ना। 1960 में 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए थे, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद से 14 विधानसभाएं सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी हैं, 15वीं अब शुरू हो गई है। वहां की विधानसभा में कुल सीटें हैं 288। यहाँ पर आप महाराष्ट्र के बारे में देख पाओगे, महाराष्ट्र आपको यहाँ दिख जाएगा। 36 जिले हैं, 288 विधानसभा में सीटें, 48 लोकसभा में और राज्यसभा में यहाँ से 19 सीट जाती है। देवेंद्र फडणवीस अब नए सीएम बन चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर हैं, इन्होंने ही यहाँ पर शपथ वगैरह दिलाई। महाराष्ट्र में ही लोनार झील है, लोनार झील का कलर कभी कभी गुलाबी हो जाता है, इसीलिए इसे पिंक लेक भी कहते हैं। पूछा जा सकता है आपसे कि गुलाबी झील या पिंक लेक किसे कहते हैं, तो ये किस कारण से होता है? शैवालों के कारण, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ पर चंदोली नेशनल पार्क, तडोबा, भीमा शंकर, ये सब है। भोरघाट, थालघाट, अंबा घाट ये प्रमुख दर्रे हैं। औरंगाबाद, पुणे, मुंबई, महाबलेश्वर, नासिक चर्चित स्थल हैं। औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया है, कमेंट करके बताओ क्या किया गया है। अगला, नेब्रास्का के गवर्नर जिम पेलेन ने किस दिनांक को महात्मा गांधी के स्मरण दिवस के रूप में घोषित किया? तो नेब्रास्का एक यूएस का स्टेट है, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक स्टेट है। जैसे भारत का स्टेट है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ऐसे ही यूएसए का एक स्टेट है नेब्रास्का। तो वहाँ के गवर्नर जो है ना, जिम पेलेन, इन्होंने अभी 6 दिसंबर को घोषित किया है महात्मा गांधी का स्मरण दिवस। साथ ही साथ इन्होंने महात्मा गांधी जी की एक प्रतिमा का भी अनावरण किया है वहाँ पर, और ये पहली प्रतिमा है नेब्रास्का में। तो 6 दिसंबर को डेडिकेट कर दिया है इन्होंने महात्मा गांधी स्मरण दिवस। वैसे 6 दिसंबर को हम लोग इंडिया में महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर। अगला देखते हैं, हाल ही में किस कलाकार को 2024 का टर्नर पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों वर्ष 2024 का टर्नर पुरस्कार ये दिया गया है जसलीन कौर को। जसलीन कौर एक स्कॉटिश महिला हैं, भारतीय मूल की हैं, स्कॉटिश हैं, और इन्होंने टर्नर प्राइज जीत लिया है। टर्नर प्राइज बहुत ही प्रेस्टिजियस प्राइज माना जाता है, दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है। तो ये स्कॉटिश सिख कलाकार हैं जसलीन कौर, और ये जीत चुकी हैं। इनको ये पुरस्कार इनकी एकल प्रदर्शनी अल्टर अल्टार के लिए मिला है, जो मूर्तिकला, ध्वनि और संगीत का संयोजन करता है। 25,000 यूरो की पुरस्कार राशि दी गई है, लगभग जो होती है 26.84 लाख रुपए। अगला, दिसंबर 2024 में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रिथोमाइसिन विकसित किया? तो नेफ्रिथोमाइसिन ये भारत की पहली हो गई है स्वदेशी एंटीबायोटिक, जिसे भारत ने बनाया है स्वदेशी रूप से। भारत ये लॉन्च कर चुका है, हालांकि अभी ये कुछ टेस्टिंग स्टेज में, मतलब अप्रूवल स्टेज में है, टेस्टिंग नहीं करेंगे, अप्रूवल स्टेज में है। लेकिन जैसे ही हर प्रकार से, हर अथॉरिटी से अप्रूवल मिल जाता है, तो ये बन जाएगी पहली इंडिजीनियस एंटीबायोटिक नेफ्रिथोमाइसिन। तो जितने भी बैक्टीरियल संक्रमण वाले ये सब चीजें, रोग होते हैं ना निमोनिया टाइप के, इन सब से रोकथाम हो सकेगा। और कहा यह जा रहा है कि ये बाकी जो अवेलेबल दवाएं हैं उनसे ज़्यादा कारगर भी है, असरदार भी है। तो देखना होगा अब क्या होता है। फिलहाल BIRAC और वॉकहार्ट इन दोनों ने मिलकर के इसे बनाया है। ओके, हाल ही में जारी यूबीएस बिलियनियर एम्बिशंस रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस देश में अरबपतियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो यूबीएस बिलियनियर एम्बिशंस रिपोर्ट आई
और इसमें हर बार की तरह इस बार भी सबसे ज़्यादा अरबपतियों की संख्या अमेरिका में बताई गई है भी अमेरिका में सबसे ज़्यादा। दूसरे स्थान पर चाइना आता है और तीसरे पर आते हैं इंडियंस, जब जिसमें सबसे ज़्यादा अरबपति रहते हैं, बिलियनियर रहते हैं। इसमें ये बताया गया है कि इंडियन बिलियनियर्स जो हैं ये इनकी वेल्थ 42% जंप की है और 905 बिलियन डॉलर हो गई है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। और इसमें देखिए इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि नंबर ऑफ इंडियन बिलियनियर्स डबल्स एंड देयर वेल्थ ऑलमोस्ट ट्रिपल्स टू 905 बिलियन डॉलर अंडर पीएम मोदीज 10-ईयर रूल। पिछले 10 साल के पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान बिलियनियर्स की संख्या डबल हो गई है और उनकी वेल्थ ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गई है। ये रिपोर्ट अब कहती है, यूबीएस बिलियनियर एम्बिशंस रिपोर्ट कहती है। ठीक है, भारत में अरबपतियों की संख्या 2024 में बढ़कर 185 हो गई है, जो कि 2023 में 153 थे, 20% ग्रोथ हुई है। और वहीं चीन में घटी है, चीन में 520 थे, 427 हो गए हैं बिलियनर। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई की होगी, समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके बारे में डिटेल चर्चा कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही है एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप पर जाइए, डेली, वीकली, मंथली हर एक प्रकार की आपको फ्री में वीडियोस, क्विज, पीडीएफ सब मिल जाएंगी। इसके अलावा आप अगर हमारे पेड बेसिस पेड ई बुक्स वगैरह लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। पेड कोर्स, पेड ई बुक सब अवेलेबल है, ये भी जाइए आप एक्सेस कीजिए। बहुत ही सुनहरा शानदार ऐप है, जाइए लीजिए इसे। कल मैंने आपसे पूछा था फिलीपींस के कौन से में राष्ट्रपति के नाम पर रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ। तो फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे। इन्हीं के नाम पर एशिया का नोबेल रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। बाघ संरक्षण एवं प्रजनन दर बढ़ाने हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपके रहे। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है भारत वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में किस स्थान पर है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ है। दोनों ही छोटे और अच्छे क्वेश्चन है, बताइएगा जरूर कमेंट करके। इसके अलावा आप हमारी ई बुक वगैरह लेना चाहते हैं तो एमजेटी ऐप से जाकर के ले सकते हैं। बहुत सारे प्रकार की ई बुक अवेलेबल हैं, सामान्य ज्ञान हो, स्टैटिक जीके हो, और भी कई टाइप की ई बुक्स अवेलेबल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।